प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, लाख की चूड़ियाँ भाग 1 में हम प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप भाग 1 ज़रूर देखिए। अब हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करते हैं। चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से और क्या क्या बनाया जा सकता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त बहुत सी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे लाख के कड़े, मूर्तियाँ, लाख की मूर्तियाँ, गोलियाँ, लाख से गोलियाँ भी बनाई जाती हैं। लेखक जब अपने नाना के घर जाता था तो अक्सर बदलू काका उन्हें लाख की गोलियाँ ही बना कर देते थे और जिससे लेखक बहुत खुश होता था। रंग रोगन का सामान, रंग रोगन के सामान में भी लाख का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उन राज्यों के नाम लिखकर उन पर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, लाख के सामान का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों में होता है। सबसे अधिक लाख के सामान का निर्माण झारखंड में होता है। कहाँ पर होता है? झारखंड में। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ किन किन राज्यों में लाख के सामान का निर्माण होता है। झारखंड में सबसे अधिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लाख के सामान का निर्माण होता है। अब हम नक्शे में देखते हैं कि ये राज्य कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले झारखंड। बच्चों, बांग्लादेश के नज़दीक है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ में ही है झारखंड। मैं इसमें जे लिख दिया है। पश्चिम बंगाल के साथ लगता है यहाँ पे ओडिशा, ओ लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ओडिशा के साथ में ही है छत्तीसगढ़, CH लिख देता हूँ मैं इसके लिए, CH, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से ही साथ में सबसे बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लाख के सामान का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये भी महाराष्ट्र। इसके लिए मैं MH कर देता हूँ, महाराष्ट्र। फिर हम देखते हैं यूपी। नेपाल से नीचे जो है वो है यूपी, इधर की तरफ ये है यूपी। आप अब जान चुके होंगे, आपको जो है इनमें कलर भर करके इन राज्यों को अलग से चिन्हित करना है। अब हम इन राज्यों की राजधानी बता देते हैं। यूपी की राजधानी है बच्चों लखनऊ।
झारखंड की राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इस घड़े में कुछ देशज और विदेशज शब्द एक साथ आकर बैठ गए हैं। इन्हें अलग अलग गिलासों में भरिए। ये घड़ा है। इसमें विद्यार्थियों देशज और विदेशज शब्द दोनों इकट्ठे हैं। हमें देशज शब्द इधर लिखने हैं, विदेशज शब्द इधर लिखने हैं। मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ दोनों की तरफ जहाँ पे हमें लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं: देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। अब हम जानते हैं देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। देशज शब्द वे शब्द जो अक्सर स्थानीय भाषाओं में प्रयोग होते हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे आया है लला। लला शब्द अक्सर लेखक के लिए बदलू काका कई बार प्रयोग करते थे। मनिहार, जो गांव में चूड़ी बनाने का काम करता है, उसे हम मनिहार कहते हैं। मनिहार, लला। मचिया, छोटी खाट को हम मचिया कहते हैं। मुंगेरिया। भट्टी। ये सब हमारे देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे बोश। बोश शब्द विदेशज शब्द है। स्कूल। स्कूल शब्द विदेशज शब्द है। नाजुक। नाजुक शब्द भी विदेशज शब्द है। काफ़ी। काफ़ी शब्द भी विद्यार्थियों विदेशज शब्द है। और मुखातिब। मुखातिब शब्द भी विदेशज शब्द है। अब आप समझ गए होंगे देशज शब्द, विदेशज शब्द। एक बार पुनः बता देता हूँ जानकारी के लिए। देशज शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जो अक्सर स्थानीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर अलग अलग बॉक्स में भरिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तत्सम, तत् उसी, सम समान, उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के अपने शब्द हैं और वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं,
हम उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा के अपने जो शब्द होते हैं, मूल शब्द, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये मंजूषा दी हुई है, इसी मंजूषा से हमें तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करना है। आइए जानते हैं तत्सम तद्भव। ये तत्सम का बोक्ष है, ये तद्भव का बोक्ष है। तत्सम शब्द, वर्षा शब्द तत्सम शब्द है, वर्षा। दृष्टि शब्द तत्सम शब्द है। ये शब्द संस्कृत में भी दृष्टि ही यूज होता है, हिंदी में भी दृष्टि। घृत शब्द, दृष्टि मतलब देखना, वर्षा मतलब बारिश। घृत शब्द भी तत्सम शब्द है। दुग्ध, दुग्ध ये भी तत्सम शब्द है। वृक्ष शब्द भी तत्सम है। वर्ष तत्सम है। कार्य, ये सभी शब्द विद्यार्थियों तत्सम शब्द हैं। अब हम तद्भव शब्दों के बारे में जानते हैं। तद्भव, बारिश शब्द तत्सम शब्द है। तद्भव। अंजुली तद्भव शब्द है। बरस, तद्भव। अलग, तद्भव। दूध, ये सभी तद्भव शब्द हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने आस पड़ोस के किसी हस्त कारीगर से बातचीत कर उनके बारे में जानकर विचार दीजिए कि मशीनों से बने सामान तथा हाथ से बने सामान के क्या क्या लाभ व हानियाँ हैं। मशीनों से बने सामान और हाथ से बने सामान, सोचो, लिखो और चर्चा करो। अब हम जानते हैं मशीनों से बने सामान, हाथ से बने सामान। प्रश्न नंबर 10 में आपको चर्चा के साथ विद्यालय में वाद विवाद के साथ आयोजित प्रतियोगिता में इसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 10 और 11 लगभग समान से ही हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 को जानते हैं। सोचो, लिखो और चर्चा करो। मशीनों से बने सामान और हाथ से बने सामान, पहले हम इनके लाभ जानेंगे, उसके बाद हम इनकी हानियों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11, सोचो, लिखो और चर्चा करो। मशीनों से बने सामान, हाथ से बने सामान। पहले हम लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मशीनों से बने सामान से समय और श्रम की बचत होती है। समय एवं श्रम की बचत। सस्ते होते हैं, शानदार होते हैं। ये मशीनों से बने सामान के लाभ हैं। हाथ से बने सामान
पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, अर्थात हाथ से जो सामान बनाए जाते हैं उनसे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। किंतु जो हम मशीनों से सामान बनाते हैं, मशीनों के चलने से, कल पुर्जों से, मशीनों से जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किंतु हाथ से बने सामान बनाने में पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक हाथ से बने सामान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है, लघु उद्योग मजबूत होते हैं, गांव के लोग मजबूत होते हैं, हस्त कारीगर मजबूत होते हैं। हानि हाथ से बनना सामान बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा शुद्ध नहीं होते। मशीनों से बने सामान की हानियाँ बेरोजगारी बढ़ती है, जब से मशीनीकरण का युग आया है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो काम बहुत से व्यक्ति मिल कर के करते थे, सबको रोजगार मिलता था, आज वही काम एक मशीन कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है। इसी कारण से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आलसी बनना मशीनी युग के कारण मनुष्य बहुत ही आलसी बनता जा रहा है, क्योंकि हर काम के लिए वो मशीनों पर निर्भर हो गया है और इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी इससे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे उदाहरण लिखिए। आप देखिए, संख्यावाची विशेषण, परिणामवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पढ़ करके आप जान गए होंगे कि ये प्रश्न विशेषण से संबंधित है। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। प्रथम है गुणवाची विशेषण, अर्थात जिससे रंग, रूप, दोष, गुण आदि का बोध होता है वो गुणवाची विशेषण होता है। जैसे ताजा फल। अब फल की विशेषता क्या है? ताजा, ये गुण हो गया। ईमानदार लड़का,
लड़के की विशेषता क्या है? ईमानदार। तेज सोहन। सोहन की विशेषता क्या है? तेज। ये सब गुणवाची विशेषण हैं। अब हम जानते हैं संख्यावाची विशेषण, अर्थात जिस विशेषण से हमें संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है, वो संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे 4 केले, संख्या आ गई, 4 केले। 5 आम, ये सब संख्याएं हैं। 10 अनार, ये सब संख्याएं। जहाँ पर हमें संख्या का बोध होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। परिणामवाची विशेषण, अर्थात जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है वो परिणामवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो टमाटर, 1 लीटर दूध, इनसे हमें इनकी मात्राओं का बोध हो रहा है, इसलिए ये परिणामवाची विशेषण हैं। आपको ये उदाहरण नोटबुक में लिखने हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। अब यह सर्वनाम है, किंतु यहाँ पे ये लड़की की विशेषता बता रहा कि यह लड़का, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी अच्छे से काम जानता है। यहाँ पर आदमी की विशेषता वह आदमी, उसी आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा कि वही आदमी है। तो वह वैसे तो सर्वनाम शब्द है, किंतु यहाँ पे ये जो संज्ञा शब्द है आदमी, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 13, संज्ञा शब्दों का निर्माण करना है, हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। मंजूषा दी हुई है, जैसे ये एक बन गया बदलू, बदलू संज्ञा है। पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिसका नाम रख दिया गया वो संज्ञा है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे बदलू नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और हो जाते हैं, समूहवाचक
और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से भेद प्रभेद से संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती है। जानते हैं संज्ञा शब्दों के बारे में। आम, आम संज्ञा शब्द है। आलू संज्ञा शब्द है, एक सब्जी का नाम है। टीना किसी का नाम हो सकता है, संज्ञा शब्द है। गोलियां, ये भी संज्ञा है, नाम है गोली। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। शब्द सीढ़ी। संकेतों की सहायता से विलोम शब्द लिखकर शब्द सीढ़ी पूरा करो। संकेत दिए गए हमें सीधे, नीचे। पहले हम सीधे करते हैं। गंदा का विलोम, गंदा का विलोम हो जाएगा साफ, साफ। प्रिसर्मी का विलोम, प्रिसर्मी का विलोम होगा आलसी। अंधकार का विलोम प्रकाश। सरल का विलोम कठिन। गरीब का विलोम अमीर। अब हम नीचे की तरफ से जानते हैं। डरपोक का विलोम साहसी। पाताल का विलोम आकाश। उत्तर का विलोम प्रश्न। मजबूत का विलोम कमजोर। उदय का विलोम अस्त। अब हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। लाख की चूड़ियाँ काने की भांति आप भी अपने गांव के किसी
कारीगर पर छोटी सी कहानी बना करके लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनें और अपनी नोटबुक में लिखें। हमारे गांव में रामलाल नामक कुम्हार रहता है, जो उम्र में बदलू जैसा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी के घड़े और दिए बनाकर गांव में बेचता है। गांव के लोग गर्मी के मौसम में अनाज देकर उससे घड़े लेते हैं, जैसे अक्सर बदलू से गांव वाले चूड़ियाँ खरीदते थे और उसे अनाज दे देते थे। वह भी घड़ों के बदले में गांव वालों से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता था। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर गांववासी उसे दादा कह कर के बुलाते थे। समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे पानी को ठंडा रखने के लिए फ्रिज आए, अन्य यंत्र आए, तब से गांव के लोग दादाजी के घड़े न खरीद करके शीत यंत्र अर्थात फ्रिज खरीदने लगे हैं। और जो लोग त्योहारों के अवसर पर मिट्टी के दिए खरीदते थे, वे आज लाइटों वाली झड़ियाँ, फुलझड़ियाँ खरीदने लग गए हैं। जो मिट्टी के दिए जलाते थे, आज वो बल्ब जलाने लग गए हैं। तो इससे दादा रामलाल का कार्य धीरे 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 ठप होने लगा और दादाजी की आर्थिक स्थिति भी बदलू काका की तरह दयनीय होती जा रही थी। तो बच्चों, अब आपने इस कहानी में जाना कि जिस प्रकार से रामलाल एक हस्त कारीगर है जो घड़े और दिए बनाने का काम करता है, और जैसे जैसे समय बदलता गया, गांव वालों ने घड़ों का प्रयोग कम करना शुरू कर दिया, तो उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। वैसे ही बदलू नामक कहानी में जैसे जैसे गांव के लोग लाख की चूड़ियों का प्रयोग करना कम कर देते हैं और कांच की चूड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं, तब बदलू काका की स्थिति भी दयनीय बनती चली जाती है। तो इस कहानी का जो पात्र है वो रामलाल है, जिसकी स्थिति बदलू काका ही जैसी है। आप इस कहानी को बार बार सुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।